हमने कवर किया था कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के टर्म में, अगर हमें पर यूनिट लेंथ इम्पीडेंस और एडमिटेंस वैल्यू पता होती है। क्लियर। इस क्लास में हम निकालेंगे इक्विवेलेंट लम्प्ड सर्किट। क्लियर। ये इक्विवेलेंट लम्प्ड सर्किट हम निकालने जा रहे हैं ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम कभी भी लम्प नेटवर्क में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकली। बस इसको हम मैथमेटिकली एक वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर के टर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्लियर। ठीक है। तो पहला मैं टी नेटवर्क के लिए लेके चल रहा हूँ, या पाई नेटवर्क, जो भी कह लो, टी नेटवर्क। टी नेटवर्क के केस में अगर मैंने मान लो ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहा तो कैसे बनेगा? दो इक्वल गेट पार्ट हो जाते हैं एंड शंट पैरामीटर इज द वाई पैरामीटर। क्लियर। यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं जेड डैश ले रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जेड डैश बाई टू, जेड डैश बाई टू, एंड दिस इज द वाई डैश। क्लियर। ये आपका इक्विवेलेंट लम्प्ड सर्किट हुआ। दिस इज द इक्विवेलेंट लम्प्ड सर्किट। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर पूछता है 2 नंबर में क्वेश्चन, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन इज ऑलवेज अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। क्लियर। एक कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। क्लियर। ये हम इसको ऐसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वीएस आईएस की जो वैल्यू होती है वो क्या आ जाती है? क्या निकाला था हमने? हमने निकाला था कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, ए की वैल्यू डी के बराबर, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल। दिस इज द जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, एंड दिस इज द 1/जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल। क्लियर। ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाता था? वी आर आई। ठीक। तो ये फॉर लॉन्ग टाई लाइन के लिए ये चीज होती है। ठीक है। अगर हम लम नेटवर्क के टर्म में बात करें, अगर मुझे इस लम नेटवर्क को एबीसीडी पैरामीटर के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक चीज नेटवर्क को? वी एस आई एस इक्वल टू वी आर एंड आई आर। तो हम टी नेटवर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टी नेटवर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो वैल्यू है, ठीक है, ए और डी की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, जो कि 1+y'(z'/2 के बराबर हो जाता है, 1+y'(z'/2 के बराबर। क्लियर। ठीक है। और जो बी की वैल्यू आती है इन केस ऑफ टी नेटवर्क, या स्टार कनेक्टेड भी कहीं कहीं इसको बोल देते हैं, वो क्या निकल के आता है? वो निकल के आता है जेड डैश इंटू 1+y'(z'/4 आता है ना सर। और इसको लिखते हैं, ये आता है तुम्हारा जेड डैश इंटू 1+y'(z'/4 के बराबर। क्लियर। ठीक है। और सी की वैल्यू आ जाती है वाई डैश के बराबर। क्लियर। इतना तो हमने पढ़ा ही था कि ये वैल्यूज क्या निकल के आती हैं। अब हमें क्या करना है ना, हमें सिंपल कंपैरिजन कर देना है इन दोनों का। यानी ये जो एबीसीडी पैरामीटर तुमने निकाल के रखा है इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और जो एबीसीडी पैरामीटर आ रहा है तुम्हारा इन केस ऑफ एक लम्प सर्किट के टर्म में, इन दोनों को बस हमें क्या करना है? कंपेयर कर देना है। क्लियर। जब हम इसको कंपेयर कर देंगे तो ये सारी चीजें हमें बस सॉल्व कर देनी। क्लियर। ठीक है। तो हमेशा कंपेरिजन करते हैं, सिंपली जो एबीसीडी पैरामीटर है उसको हमें कंपेयर करना है। तो एबीसीडी पैरामीटर इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन प्रोपगेशन कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के टर्म में हमारा ये होता है जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, 1/जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, एंड दिस इज द कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, ए की वैल्यू डी के बराबर। एंड लम्प सर्किट में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन ये आता है। ये एक्सप्रेशन आपको याद करना पड़ेगा, आप याद कर ही लेंगे।
ठीक है, क्योंकि एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये अपने आप ही याद हो जाना। वाई डैश जेड बाई टू, क्योंकि नॉमिनल टी हो नॉमिनल पाई हो, दोनों केस में ए की वैल्यू डी की वैल्यू बराबर होती है, वो वन प्लस वाई जेड, या यहाँ पे हमने वाई डैश जेड डैश लिया है तो वन प्लस वाई डैश जेड डैश बाई टू के बराबर होता है। बस यहाँ पे चेंज आता है, बी पैरामीटर की वैल्यू कुछ अलग हो जाती है पाई के केस में। पाई के केस में केवल जेड डैश हो जाता है, और इस केस में क्या होता है, जेड डैश इंटू वन प्लस वाई जेड वाई डैश जेड डैश बाई फोर, और इसकी वैल्यू तुम्हारी वाई डैश आ जाती है। क्लियर? तो हमें क्या करना है, इन दो एबीसीडी पैरामीटर्स को सिंपली कंपेयर कर देना है। तो कंपेयर करिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस वाई डैश जेड डैश बाई टू इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो अननोन है, वाई डैश एंड जेड डैश। तो हम दो आसान चीजों को यहाँ पे उठाएंगे, जरूरी नहीं कि हमें सारे इक्वेशन को ही कंपेयर करना है। दो आसान इक्वेशन को उठा के उन दोनों इक्वेशन से दो अननोन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी हमें cos हाइपरबोलिक जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, इन सब के टर्म में हमें वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये तो हो गया ए की वैल्यू डी के बराबर, जो cos हाइपरबोलिक गामा एल के बराबर है, वन प्लस वाई डैश जेड डैश बाई टू के बराबर, यानी ये वैल्यू हमने कंपेयर कर दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे वाई डैश टर्म और यहाँ पे जेड डैश इंटू वन प्लस वाई डैश जेड डैश बाई फोर है। तो क्यों ना हम सिंपली वाई डैश को कंपेयर करें इससे। तो वाई डैश की वैल्यू अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स को, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ जा रही है, वन अपॉन जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा है। क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें क्या करना है, केवल और केवल इन दो इक्वेशन का यूज करके हमें वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर देना, कुछ नहीं करना। तो वाई डैश हमको पता है, इसको थोड़ा सा हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस इस फॉर्म में करेंगे क्योंकि हमें स्मॉल जेड और स्मॉल वाई की वैल्यू पता है पर यूनिट लेंथ। अगर हम इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पैरामीटर में, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस एंड टोटल इक्विवेलेंट एडमिटेंस वैल्यू ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर? ठीक है, तो वही चीज लॉजिक दिमाग में रखते हुए हमें क्या करना है, इस वाई पैरामीटर, देखो इम्पीडेंस, मैं फिर बोल रहा हूँ, इम्पीडेंस अलग चीज है एंड पैरामीटर्स अलग चीज। पैरामीटर्स टू पोर्ट को एनालाइज करके हमने वो वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है, तो वो हमारे लिए पैरामीटर्स। इम्पीडेंस वैल्यू मतलब उस लाइन का इम्पीडेंस वैल्यू है या उस लाइन का एडमिटेंस वैल्यू है। इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टर को जोड़ के जो बना हुआ। क्लियर? एडमिटेंस का मतलब प्योर कैपेसिटी कह लो या फिर कंडक्टेंस के साथ जो इन्वॉल्व है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू सारी पुट करनी शुरू करें तो जेड की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, रूट स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एल। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ करने नहीं जा रहे हैं, केवल हम यहाँ पे ऊपर नीचे गामा एल बाई गामा एल से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। गामा एल से मल्टीप्लाई कर दिया और गामा एल से डिवाइड कर दिया। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट वाई बाई जेड इंटू गामा एल साइन हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन गामा। क्लियर? गामा की वैल्यू पुट करें तो गामा की वैल्यू क्या हमने पढ़ रखी है, गामा की वैल्यू हमने क्या पढ़ रखी है, रूट वाई इंटू जेड के बराबर या रूट जेड इंटू वाई के बराबर इंटू लेंथ एल साइन हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन गामा एल। क्लियर? यहाँ पे अगर हम इसको इवेलुएट करें तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ये वाई इंटू एल, रूट वाई इक्वल टू क्या जाएगा, वाई इंटू एल साइन हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन गामा एल। क्लियर? ठीक है, देखो एक मतलब आसान सा इक्वेशन अगर निकल के आता है तो उसको दिमाग में रखना, उसको जेहन में रखना बहुत आसान होता है। तो बस वही काम किया जा रहा है यहाँ पे। वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, वाई इंटू एल क्या है, टोटल एडमिटेंस ऑफ द लाइन। ये क्या है, टोटल एडमिटेंस ऑफ द लाइन, एडमिटेंस ऑफ लाइन। वाई इंटू एल, जेड इंटू एल क्या हो जाएगा, टोटल इम्पिडेंस ऑफ द लाइन। क्लियर? ठीक है, तो पैरामीटर्स और इम्पिडेंस वैल्यू और एडमिटेंस वैल्यू में डिफरेंस होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो y इंटू एल क्या हो जाएगा, टोटल एडमिटेंस इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन गामा। इस चीज को दिमाग में रखना ज्यादा आसान होता है कि वाई डैश, जो वाई डैश पैरामीटर आएगा जब हम इसको एक लंब नेटवर्क से रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, वाई डैश इक्वल टू वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन
गामा एल के बराबर फॉर अ टी नेटवर्क। ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? फॉर अ टी नेटवर्क के लिए कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया वाई डैश की वैल्यू। और हमें क्या पता है? वन प्लस वाई डैश जेड डैश बाई टू की वैल्यू क्या होती है? कॉस हाइपरबोलिक गामा एल के बराबर। ये तुम्हारी क्या आ जाएगी? वाई डैश जेड डैश बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस वन। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल की वैल्यू जो आती है वो आती है 2 sin² हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू। ठीक है, माइनस वन। एक मिनट, कौन आ गया देखिए। चलो इसको एक्सपोनेंशियल गाड़ी फॉर्म में आ पुट गई। करें तो ज्यादा सही रहेगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो वाई डैश जेड डैश बाई टू की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस वन के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक गामा एल की वैल्यू क्या होती है? ई पावर गामा एल माइनस ई पावर प्लस ई पावर माइनस गामा एल बाई टू माइनस वन। ये क्या हो जाएगा? ई पावर गामा एल प्लस ई पावर माइनस गामा एल माइनस टू अपॉन टू। क्लियर? अब देखना मैं इसको कैसे स्क्वायर टर्म में चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? ई पावर गामा एल बाई टू पावर टू प्लस ई पावर गामा एल बाई टू पावर टू माइनस टू इंटू ई पावर गामा एल बाई टू इंटू ई पावर माइनस गामा एल बाई टू। हम इसको ऐसे इस इक्वेशन में फ्रेम कर सकते हैं। ये सिंपली क्या है? ई पावर गामा एल, ई पावर गामा एल बाई टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई पावर गामा एल के बराबर होगा ई पावर गामा एल बाई टू माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेम चीज हो जाएगा, माइनस टू इंटू ई पावर गामा एल बाई टू इंटू ई पावर माइनस गामा एल बाई टू। तो किया नहीं है मैंने, बस इसको मैथमेटिकल टर्म में तोड़ दिया है। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी। तो क्या आ जाएगा? ये ई पावर गामा एल बाई टू यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो तुमको पता है कि ये तुमने पढ़ रखा है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या होता है? ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई टू के बराबर। तो ई पावर गामा एल बाई टू माइनस ई पावर माइनस गामा एल बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं? ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? टू टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर लिख सकते हैं हम लोग। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? करते गामा एल बाई टू है, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? ये टू साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू। क्लियर? यानी ये क्या आ गया तुम्हारा? टू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू के बराबर। क्लियर? तो ये चीज निकल के आ गई, ये फोर हो जाएगा, फोर से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका टू आ जाएगा। तो हमारे पास वाई डैश जेड डैश बाई टू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई टू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू के बराबर। क्लियर? अब हम यहाँ पे हमें क्या निकालना है? वाई डैश तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जेड डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? फोर टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू अपॉन वाई डैश की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई गामा एल के बराबर निकाली थी। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखो वैल्यू क्या निकल के आती है। आप चाहो तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका फोर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू अपॉन y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y इंटू एल के बराबर स्मॉल y इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन गामा एल। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा की वैल्यू हम ऊपर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका क्या? गामा अपॉन वाई इंटू फोर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू। अगर आप साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टू साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू इंटू कॉस हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू के बराबर। क्लियर? ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, यही चीज आता है। ठीक है, आप चाहें तो साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू की वैल्यू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू ई पावर एक्स
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वैल्यू आती है। केवल क्या करना है, साइन हाइपरबोलिक गामा एल की वैल्यू ई के टर्म में रखना है, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू की वैल्यू ई के टर्म में रखना है। आप देखेंगे खुद ये आंसर आज निकल के आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गामा की वैल्यू क्या होती है, रूट वाई जेड अपॉन स्मॉल वाई इंटू ये क्या आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक गामा एल से ये कैंसिल आउट, साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू अपॉन कॉस हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू क्या हो जाएगा, टैन टू टैन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू के बराबर। क्लियर? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, रूट जेड अपॉन वाई के बराबर इंटू टू टैन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू। देखो फिर से हमें क्या करना है, उसी टर्म में हमें लेके आना है, यानी जेड पैरामीटर को अगर हम जेड के टर्म में ही रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर? तो हमें कुछ करना नहीं है, आप चाहो तो इसको गामा के टर्म में रहने दो, आप चाहो तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके इसको उस टर्म में लेके आओ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे मैं ऊपर नीचे जेड से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाहर आएगा तो जेड हो जाएगा अपॉन रूट वाई जेड इंटू टू टेन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू। क्लियर? रूट वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, गामा, तो ये क्या हो जाएगा, जेड अपॉन गामा इंटू टू टेन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू। क्लियर? अब ऊपर नीचे मैंने एल से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एल से मल्टीप्लाई कर दो, आपने ये क्या मिल जाना है, आपको ये मिल जाना है कि जेड इंटू यानी स्मॉल जेड इंटू एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जेड के बराबर, टोटल इम्पिडेंस वैल्यू के बराबर। क्लियर? इंटू टू टेन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू अपॉन गामा एल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, जेड इंटू टेन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू अपॉन गामा एल। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी जेड डैश की वैल्यू हमारी क्या आ गई, जेड इंटू टेन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू अपॉन गामा एल बाई टू, एंड वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई टू, साइन हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन गामा एल के बराबर। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर? कि हमें कैसे इसको करना है। ठीक, तो ये तो एक नॉमिनल टी के लिए मैंने बताया कि टी नेटवर्क के लिए आपको ऐसे कंपेयर करना है। आपके लिए एक एज असाइनमेंट रहेगा कि असाइनमेंट, ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, फाइंड फाइंड लम नेटवर्क पैरामीटर्स इन इक्विवेलेंट टू पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क के इक्विवेलेंट अगर आपको सर्किट बनानी है लम, क्लियर, फॉर अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो वो चीज आपको करके बतानी है। ठीक है, कि वैल्यू क्या आएगी। ये आपके लिए एज असाइनमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे वाई पैरामीटर के लिए किया है, सेम चीजें आपकी क्या होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे टी नेटवर्क के लिए किया है, सेम चीज आपको पाई नेटवर्क के लिए करना है। सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पैरामीटर जो होता है वो वाई डैश इंटू वन प्लस वाई डैश जेड डैश बाई फोर हो जाता है। जो आपका एबीसीडी पैरामीटर है वहां पे ये वन प्लस वाई डैश जेड डैश बाई फोर इस पैरामीटर यानी सी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। बस यही होता है, यानी वहां पे बी की वैल्यू जेड डैश के बराबर हो जाती है, यानी वहां पे जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल की वैल्यू जेड डैश के बराबर हो जाएगी। तो इसको आप कर लेना, बाकी तो सेम ही आना है, उसी तरह से चलता रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो बस थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसके लिए कैसे करना है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो एबीसीडी पैरामीटर होगा कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये आपका जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, ये तो चेंज होना नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये आपका वन बाई जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, ये भी ऐसे ही रहेगा।
बस जो आपका पाई नेटवर्क के लिए एबीसीडी पैरामीटर होता है वो क्या हो जाता है, ए और डी की वैल्यू तो सेम रहेगी, 1 + y डैश z डैश बाई 2, 1 + y डैश z डैश बाई 2। लेकिन बी पैरामीटर क्या हो जाएगा इस केस में, जेड डैश के बराबर, और सी पैरामीटर हो जाएगा वाई डैश इंटू 1 + y डैश z डैश बाई 4 के बराबर। क्लियर। तो सिंपली क्या करना आपने, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + y डैश z डैश बाई 2। क्लियर। और जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल की वैल्यू हो जाएगी जेड डैश के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यानी पहले आप जेड डैश इक्वल टू जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल से जेड डैश की वैल्यू जेड के टर्म में निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो वाई डैश की वैल्यू आपको वाई के टर्म में मिल जाएगी, और वो साइन हाइपरबोलिक गामा एल बाई 2 अपन गामा एल बाई 2 के बराबर आएगी। तो मेरे ख्याल से ये आपको इजी हुआ होगा, इसको आपने समझा होगा कि कैसे इसको हमें करना। क्लियर। ठीक है। तो इसको एज असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, आप इसे एज असाइनमेंट करेंगे। क्लियर। ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, फेरांटी इफेक्ट। उसको पढ़ने से पहले, फेरांटी इफेक्ट को पढ़ने से पहले और थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूंगा सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग का, वो क्या होता है। क्लियर। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको आपने करना है, इसकी ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एस आई। एस आई एल का मतलब होता है सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग। सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग जो होता है, पहली चीज क्या क्या होनी चाहिए सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग के लिए, वो चीज डिस्कस करूंगा मैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग होता क्या है, ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है वो मस्ट बी लॉसलेस। ट्रांसमिशन लाइन मस्ट बी लॉसलेस। लॉसलेस होने का मतलब क्या हो गया, नो रेजिस्टेंस, नो कंडक्टेंस। न तो शंट पैरामीटर में कोई लॉस होगा और न ही सीरीज पैरामीटर में कोई लॉस होगा, यानी कोई रजिस्टिव वैल्यू नहीं, कोई आपकी कंडक्टेंस वैल्यू नहीं। क्लियर। ठीक है। तो उस कंडीशन में जो सर्ज इम्पिडेंस होता है, क्लियर, नो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर की वैल्यू 0, और नो कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, जी की वैल्यू 0। तो हम सर्ज इम्पिडेंस की अगर बात करें, व्हाट इज द सर्ज इम्पिडेंस, तो जो सर्ज इम्पिडेंस होता है फॉर अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, क्लियर, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के बराबर। क्लियर। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है कि सर्ज इम्पिडेंस इज डिफाइंड एज फॉर द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन एंड इट इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द लाइन। क्लियर। लेकिन ये चीज ध्यान रहे कि ये किसके लिए, ओनली फॉर द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होके रिसीविंग एंड तक पहुंच सके। अगर मैं यहाँ पे जेडसी की बात करूँ, जेडसी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल वाई के बराबर। क्लियर। अगर मैं स्मॉल जेड की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो क्या होता है, आर प्लस जे ओमेगा एल के बराबर अपॉन एडमिटेंस की वैल्यू क्या होती है, जी प्लस जे ओमेगा सी के बराबर। आर की वैल्यू भी 0 और जी की वैल्यू भी 0। ये कंडीशन मैंने पहले ही देखा कि ये कंडीशन मस्ट बी फॉलोड होना चाहिए फॉर सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू 0, तो जे ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा सी, जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, यानी कितनी वैल्यू आ गई, रूट एल बाई सी के बराबर। यानी जो सर्ज इम्पिडेंस है वो जेड एस आई मान लीजिए आप इसको, वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट एल बाई सी के बराबर होगी। ठीक है। क्योंकि आपका ट्रांसमिशन लाइन क्या है, लॉसलेस है। तो मेरे ख्याल से आपको सर्ज इम्पिडेंस समझ में आ गया होगा कि सर्ज इम्पिडेंस होता क्या है, और ये किस लिए होता है, फॉर अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के बराबर होता है। तो आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस फॉर अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। जो इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ सर्ज इम्पिडेंस। ये एक नंबर में क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में पूछ लेता है कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है सर्ज इम्पिडेंस की, यानी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की बात कर ले या जेड एस आई बोल दें हम,
ये होता है 400 ओम होता है फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन केस में इसकी वैल्यू 400 ओम के बराबर होता है। क्लियर। एंड अंडरग्राउंड केबल के लिए इसकी वैल्यू, इसके लिए अंडरग्राउंड केबल के लिए इसकी वैल्यू 40 ओम के बराबर होती है फॉर अंडरग्राउंड केबल। तो मेरे ख्याल से आपको सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये चीज होता है। क्लियर। ठीक है। तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग आपका फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन होता है। कई जगह इसको जेड नॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई जगह इसको जेड सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो अलग अलग बुक पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है। अगर मान लो मुझे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग निकालनी है। क्लियर। अगर मुझे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग यानी पावर निकालना है तो PSIL की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, ये आपकी हो जाएगी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। अगर मैं निकालना चाहूँ PSIL की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ V स्क्वायर, यानी लाइन वोल्टेज की बात कर रहा हूँ ये मैं, अपॉन जेड नॉट या जेड सी के बराबर फॉर लॉसलेस लाइन। क्लियर। ठीक है। अगर मैं पर फेज की बात करूं तो पर फेज के केस में क्या हो जाएगा, CVAPH स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग केस में। तो मेरे ख्याल से आपको सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज होता है ये। ठीक। नेक्स्ट है आपका फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी, अगर मैं फेरांटी इफेक्ट की बात करूं तो फेरांटी इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक, फेरांटी इफेक्ट कब मिलता है ये चीज मैं बता रहा हूं। इफ देयर इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, यानी ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये फेरांटी इफेक्ट जो अकर्स होता है वो केवल केवल लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है, आपको शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में नहीं मिलेगा। क्लियर। एंड दिस इज एट नो लोड कंडीशन, नो लोड, या आप कह सकते हैं और लाइट लोड कंडीशन, यानी लोडिंग बहुत कम है या फिर एक तरह से न के बराबर है। दो चीजें होनी चाहिए फॉर अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इन केस ऑफ नो लोड कंडीशन और लाइट लोड कंडीशन, देयर इज, अगर ये दो चीजें हो रही हैं, देयर इज रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। और खुद सोच लो तुम लोग कि ये जो सप्लाई दे रहे हैं यानी ये सोर्स है, सोर्स वोल्टेज से ज्यादा रिसीविंग एंड का वोल्टेज हो जाता है। क्लियर। ठीक है। तो ये चीजें क्यों होती हैं, ये बस इसलिए होती हैं क्योंकि जब ये आपका नो लोड कंडीशन होता है ना, तो उस कंडीशन में जो चार्जिंग करंट होते हैं, यानी जो कैपेसिटेंस के वजह से जो करंट का इफेक्ट आता है, उसकी वैल्यू काफी हाई हो जाती है। ठीक है। तो देयर इज रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, किस वजह से, ड्यू टू द हाई चार्जिंग करंट, हाई वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट। क्लियर। तो ये चीजें होती हैं फेरांटी इफेक्ट में कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन केस में अगर नो लोड कंडीशन है या राइट लोड कंडीशन है, आप इसको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि VS की वैल्यू क्या होती है, VS की वैल्यू हमने निकाला था कॉस हाइपरबोलिक गामा एल VR प्लस जेसी साइन हाइपरबोलिक गामा एल IR। क्लियर। ठीक है। नो लोड कंडीशन का मतलब क्या हो गया, नो लोड कंडीशन में अगर मैं देखूं तो नो लोड कंडीशन में आपकी IR की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। जब IR जीरो हो गया तो इस इक्वेशन से VS की वैल्यू क्या आ जानी है, VS इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक गामा एल इंटू VR के बराबर। यानी अगर मैं VR निकालू यहाँ से तो VR की वैल्यू आ जाएगी VS अपॉन कॉस हाइपरबोलिक गामा एल के बराबर। और हमें पता है कि जो कोसाइन टर्म होता है वो मस्ट बी लेस देन यूनिटी होता है। क्लियर। अगर हम कॉस हाइपरबोलिक गामा एल की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक से कम ही होगा।
क्लियर। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 ही होता है ये। क्लियर। और उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 1 होगी। तो तुम खुद सोच सकते हो कि जब कॉस हाइपर जो डिनोमिनेटर है वो 1 से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका वी आर का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा। इफ कॉस हाइपरबोलिक गामा इज लेस देन 1, देन वी आर मस्ट बी ग्रेटर देन वी आर की वैल्यू वी एस से ज्यादा होगी। क्लियर। और एक चीज कब निकला, ये उसी कंडीशन में निकला जब आपका नो लोड कंडीशन हो या फिर लाइट लोड कंडीशन हो। एक तरीका तो ये है इसको समझाने का कि ऐसे हम इसको कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या है, अगर दूसरा अप्रोच भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने नॉमिनल टी नेटवर्क लिया। क्लियर। ठीक है। ये मेरा मान लो कि आर प्लस जे ओमेगा एल है, या फिर मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम है, तो ये मैंने मान लिया कि ये जे ओमेगा एल हो गया, जे ओमेगा एल बाई 2। ये भी मेरा जे ओमेगा एल बाई 2 हो गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने नेग्लेक्ट कर दिया बस समझाने के लिए। और ये तुम्हारा क्या हो गया, एडमिटेंस टर्म में ये वाई इक्वल टू जे ओमेगा सी के बराबर हो गया। जब नो लोड कंडीशन होगा तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, आई आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ये जो वोल्टेज वी आर होगा ये क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज वी आर के बराबर हो जाएगा। और सेंडिंग एंड का वोल्टेज क्या है, वी एस है, और ये करंट आई एस है। क्लियर। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा करंट आई एस यहाँ ही फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया, यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो पूरा करंट आई एस क्या हो जाएगा, यहाँ फ्लो हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फेजर ड्रॉ करने की कोशिश करूं कि फेजर मेरा क्या बनेगा, तो जैसे हम फेजर बनाते हुए चले आ रहे हैं वैसे फेजर ड्रॉ करो जरा। मैंने वी आर को मान लो रेफरेंस ले लिया, वी आर को मैंने रेफरेंस ले लिया। क्लियर। आई आर की वैल्यू तो 0 है, ये क्लियर है। और वी आर की वैल्यू जो है इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर है, तो आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एस क्या होगा, इस वी आर से 90 डिग्री लीड कर जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई एस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वी आर जब कैपेसिटर के पास का वोल्टेज ही वी आर के बराबर है, तो उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री लीड कर जाएगा। क्लियर। ये हो गया आपका। अगर मैं इसमें केवीएल लगाऊं तो केवीएल लगा तो क्या मिलेगा, वी एस माइनस आई एस इंटू जे ओमेगा एल बाई 2 माइनस वी आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वी एस का फेजर क्या आ गया, वी आर प्लस जे आई एस ओमेगा एल बाई 2 के बराबर। क्लियर। ठीक है। सही अप्लाई किया हमने। आई एस की वैल्यू आपकी क्या हो जानी है, आई एस हो जाएगा आपका जे ओमेगा सी वी आर के बराबर। क्लियर। ठीक है। और वी आर से 90 डिग्री लीड कर जाएगा आपका आई एस। और यहाँ पे गलत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वी एस की वैल्यू क्या आ गई, वी आर प्लस जे आई एस। प्लस जे आई एस का मतलब क्या हो गया, आई एस से 90 डिग्री लीड करता हुआ। तो आई एस का फेजर ये है, प्लस जे का मतलब क्या हो गया, इससे 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री लीड करने का मतलब ये हो गया कि इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, जे आई एस ओमेगा एल बाई 2। ये जे आई एस ओमेगा एल बाई 2 का फेजर हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद यानी वी आर प्लस जे आई एस, ये तुम्हारा आई एस का फेजर है। आई एस से 90 डिग्री लीड करता हुआ यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो फेजर मिलेगा वो मिलेगा तुमको किसका, वी एस का। तो तुम खुद देख रहे हो यहाँ पे कि वी एस का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, लेस देन वी आर हो गया। यानी यहाँ पे रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो गई, ग्रेटर देन वी एस हो गई। और ये केवल और केवल इस चार्जिंग करंट के बिहेवियर की वजह से आ रहा है कि ये चार्जिंग करंट बहुत हाई वैल्यू का हो जाता है, उस वजह से ये चीज आ रही है। यहाँ पे मैंने लॉसलेस लेके इसलिए इसको इजी समझा दिया, क्योंकि एक लाइन में आ जाते हैं, एक लाइन में आपको इजीली हो जाता है समझना कि वी एस की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है वी आर से कम है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। किसी कुछ पूछना है।